गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी जल्दी आ जाओ। हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस में थे। होपफुली इस बार और नेक्स्ट क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है ना? चलिए, एक तो बेटा ये बैच नंबर 18 का करीबन 4 डेमो मैंने लिया है यूट्यूब पे। टेंस पढ़ाया है मैंने शाम को 5:30 बजे, ये ट्यूसडे थर्सडे और संडे को, और ट्यूसडे को ये 4 सेशन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में करा दिया है। उसके बाद 5th क्लास से तो आपको पता ही है कि फिर सीधा ऐप में चला जाता है। लेकिन 4 क्लासेस में आप जो टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, आप उसको देखना कितनी बारीकी से मैंने टेंस का कॉन्सेप्ट इसमें सिखाया है। और आपका जो वॉल्यूम 1 है बेटा, वो बिल्कुल आधार है, उसके 3 गुना 3 टाइम्स में पढ़ाती हूँ आपके क्लास में। ये आपका क्लास जो चलता है वो चलता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5:30 से 7। और ये बैच नंबर 18 है, ध्यान रखना। इसमें एसएससी, पीओ, सीडीएस, एयरफोर्स, DSSB, एनडीए और जितना टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है पूरा कंप्लीट कवर्ड होता है। क्या पूछ रहे हो? इंग्लिश वीक है बेटा, मुझे पता है बहुतों की इंग्लिश वीक रहती है। चलिए अब आओ, हम लोग कर चुके थे 280 तक, तो 281 से करना है ना? 281 से आ जाओ। चलो, सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है समझ जाना या भांप जाना। जैसे मान लो अगर मैं कहूं मैं तुम्हारे इरादे समझ गई थी, तो मैं कहूंगी आई हैड सीन थ्रू योर ट्रिक्स, आई हैड सीन थ्रू योर रियल इंटेंशन। सी थ्रू का मतलब होता है भांप जाना या समझ जाना। यानी कभी किसी के गलत इरादे को भी समझ जाते हो ना, है ना, भांप जाते हो ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, तो क्या कहोगे? आई सॉ थ्रू योर इंटेंशन। सी थ्रू को मतलब होता है कंप्रीहेंड या अंडरस्टैंड, दोनों का मतलब होता है बेटा समझ जाना। सेट एट नॉट, बेटा NAUGHT का अगर लिटरल मीनिंग देखोगे डिक्शनरी में तो उसका लिटरल मीनिंग है NOT यानी कि नॉट। लेकिन अगर सेट एट नॉट की बात करोगे तो असम्मान करने की बात होती है। जैसे मैंने इतनी मेहनत की और मुझे कोई सम्मान ही नहीं मिला, तो मैं क्या कहूंगी? माई एफर्ट्स वर सेट एट नॉट इन दैट कंपनी। मैंने उस कंपनी में जी जान लगा दिया, लेकिन मेरे एफर्ट्स को कोई सम्मान नहीं मिला बल्कि अपमान किया गया, तो क्या कहोगे? माई एफर्ट्स वर सेट एट नॉट इन दैट कंपनी। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो क्लियर? नेक्स्ट आओ, सेट वंस फेस्ड अगेंस्ट मतलब कड़ा विरोध करना। अगर आप देखोगे तो ऑपोजिशन को आजकल वो कुछ कुछ मुद्दे पर बहुत कड़ा विरोध कर रही है सरकार का, जैसे वैक्सीन को लेके, आप डीजल और पेट्रोल प्राइस को लेके। तो आप क्या कहोगे? द अपोजिशन रिसेंटली द opposition recently has set its face against the policies of the government, है ना, अगेंस्ट प्राइस राइज। दिस मीन्स सेट वंस फेस का मतलब हो गया सेट देयर फेस, सेट माई फेस, यानी वंस का मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगाओगे ना, माई, हिज, हर, जो भी लगाना है ना। इसका मतलब है कड़ा विरोध करना। कंपनी में करप्शन चल रहा था और मुझे लगा आई शुड सेट माई फेस अगेंस्ट द ऑन गोइंग करप्शन इन माई कंपनी। ठीक है, एंड आई ट्राई टू कंट्रोल इट। मैंने पूरी कोशिश की करप्शन को रोकने की, बट माई एफर्ट्स वर सेट एट नॉट। इसका मतलब है कि कोई सम्मान छोड़ो, अपमान मिला। आई सॉ थ्रू द ऑन गोइंग करप्शन, मैं समझ गया था यहां करप्शन हो रहा है। मैंने क्या कहा? आई सॉ थ्रू, बेटा छिप के ही तो हो रहा होगा, लेकिन मैं भाप गई। आई सॉ थ्रू द ऑन गोइंग करप्शन इन माई कंपनी। समझ में आया? And I set my face against it, but all my efforts to curb corruption को रोकने के मेरे सारे efforts were set at naught, मतलब उनको तिरस्कार या अपमान मिला। To disregard or treat as of no importance, और set one's face against what? To oppose with determination। ठीक है, क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम?
CHSL का एग्जाम कब होगा बेटा? SSC से पूछो, मुझे नहीं कह सकती मैं। वो कैप का बुक, आज मेरा स्पोकन का बुक आ गया। जरा स्पोकन का बुक देना, कहाँ गया? स्पोकन का बुक आ गया बेटा। वो कैप का बुक टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कोई भी बुक लिखती हूँ ना तो बहुत मेहनत लगता है। स्पोकन का बुक आ गया है, ठीक है। इसमें आपके जो पेजेस हैं वो है 361 पेजेस, और ये आप ले सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि किस तरह से इंग्लिश बोलना सीखना है, उसके लिए बुक है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये नहीं, फिर आप वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स लोगे, ठीक है। वो कैप का बुक मेरा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जो भी बुक लिखती हूँ पूरे दिल से लिखती हूँ, उसमें टाइम लगता है। कॉपी एंड पेस्ट थोड़ी करेंगे यार, है ना। वॉइस और नरेशन की बुक बेटा अलग है। आपको जो भी बुक देखना है kdpublication.com में जाके देख लो। चलो, ये स्पोकन इंग्लिश का नया बैच मेरा आया है 16 जून को। बहुत फर्स्ट क्लास बैचेस चल रहे हैं मेरे, और बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया से करा रही हूं मैं। अगर आपका स्पोकन सही करना है तो इसको लेना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा सीईटी का सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है, इसीलिए हर 2 महीने में सीईटी का राग मत अलापो। जो आएगा, अगर आएगा तो मैं बता दूंगी क्या है। चलो, सेट वंस हार्ट ऑन मतलब दिल से चाहना। जैसे आपका दिल किस पे लगना चाहिए? यू शुड सेट योर हार्ट ऑन द इंस्पेक्टर पोस्ट, है ना। यू शुड सेट योर हार्ट ऑन द इंस्पेक्टर पोस्ट, गुड पोस्ट, गुड गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन आप क्या करते हैं? यू सेट योर हार्ट ऑन सम गर्ल, है ना। जैसे आज मेरे पास एक मीम आया, उसमें था कि राहुल नेहा को चाहता है, नेहा सौरभ को चाहता है, सौरभ रिया को चाहता है, और रिया कहता है हे भगवान मुझे कल्पना दिला दो। और भगवान कहता है, मतलब बेटा सब एक दूसरे को चाहते हो और कहते हो भगवान मुझे ये दिला दो वो दिला दो। बेटा दिलाने से कहने से नहीं होता, है ना। वाइब्रेशन मिलना चाहिए, लेकिन वाइब्रेशन अभी गर्ल से नहीं मिलाओ। वाइब्रेशन किससे मिलाओगे? वाइब्रेशन अपने पोस्ट से मिलाओ। कौन सा पोस्ट? अपने आप को एज्यूम करो कि मैं उस वर्दी में कैसा लगूंगा, कितना स्मार्ट लगूंगा। कभी इमेजिन करो, है ना। कभी अपने आप का कुछ वो ट्रिक फोटोग्राफी से बनवा लो उस वर्दी के साथ, और अपने आप को रोज उस रूप में देखो। कहते हैं ना, शिद्दत से जैसे चाहोगे पूरी कायनात कोशिश करेगी आपको उससे मिलाने की। लेकिन शिद्दत से चाहने का मतलब लड़की चाहना थोड़ी होता है यार, है ना। हाँ सही बात है। अब आप कहोगे मुझसे उससे प्यार, वो कहेगा भगवान मुझे उससे मिला दो, वो कहेगा भगवान मुझे वो दिला दो, वो कहेगा भगवान मुझे वो दिला दो। बेटा भगवान भी कंफ्यूज, मैं किसको किससे दिला दूं, है ना। तो इसीलिए सिर्फ कोशिश करो कि मुझे जो पाना है उस लक्ष्य के लिए यू शुड सेट योर हार्ट ऑन दैट पोस्ट, यानी एकदम दिमाग में दिल में उसी को बिठा लो। सेट योर हार्ट ऑन का मतलब होता है दिल में बिठा लेना। सेट वन टीथ ऑन एज। अब सोचो आपको किसी चीज के कोने में अगर दांत कोई लगा दे, है ना, तो वो एक इरिटेशन लगता है यार क्या है ना। किसी भी चीज के एज में दांत लगाने का मतलब होता है परेशान करना, उसको तंग करना, उसको कुछ खराब कर देना। इसीलिए सेट वन टीथ ऑन का मतलब है परेशान करना, टू इरिटेट और एनॉय समवन, है ना। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हो, आपके जो नेबर्स है, सबसे तो मैंने कहा ना यार, रिश्तेदार और नेबर्स, इन 2 लोगों को थोड़ी दूर के लिए दूर रखो, थोड़े दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद जब आपके पास बढ़िया पोस्ट आ जाएगा ना बेटा, यही लोग ढूंढ ढांड के तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है ना। याद रखना ये लोग किस लिए होते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, वो लोग सिर्फ होते हैं टू सेट देयर टीथ ऑन एज, है ना, बस परेशान करने के लिए। इसीलिए आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, दे आर ओनली मेंट फॉर वन पर्पस। भगवान ने उनको बनाया ही एक ही चीज के लिए, टू सेट देयर टीथ ऑन एज, ठीक है ना, आपको इरिटेट करने के लिए, परेशान करने के लिए। For some days, for some months, or just for 1 year, set your heart on that post that you want to achieve. ठीक है, मिलेगा यार, कैसे नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, जो चीज चाहा शिद्दत के साथ उसको पाने की कोशिश की। और आपको एक चीज और बताऊं मैं, थोड़ा पागलपन जरूरी है,
आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि अगला सोचे अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, है ना, ये थोड़ा पागल है, थोड़ी सी पागल है, राइट, मेरा लॉयर मेरे साथ बैठा हुआ था एंड माई लॉयर वॉज इन प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने कंपनी रूल्स के खिलाफ जाके मैंने केडी कैंपस बना लिया था। तो मेरे लॉयर को टेंशन था कि कल हो के कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर आ जाए केडी कैंप, ये 2015 की बात बता रही हूँ, कि केडी कैंपस को बंद करने का, क्योंकि मैंने कंपनी रूल्स के खिलाफ जाके पैरामाउंट के अगेंस्ट केडी कैंपस खड़ा कर दिया था, जो कि एक कंपनी लॉ के अगेंस्ट है कि बीइंग द डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी यू कैन नॉट स्टार्ट अनदर बिजनेस। और उस दिन वो बैठ के टेंशन में थे कि कल क्या होगा, कल हियरिंग में क्या होगा, कल हियरिंग में क्या होगा। उसी समय मेरे पास फोन आया कि मैम आज बैच में प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि बैच के बच्चे ज्यादा आ गए और हमारे पास हॉल नहीं है, क्या करें। तो मैंने सीधा फोन किया अपने जो मेरे स्टाफ थे कि एक हॉल देखना शुरू करो। बच्चे आज ज्यादा थे, हॉल नहीं था हमारे पास, इसीलिए बहुत बच्चे वापस गए हैं, हॉल देखना शुरू करो। तो मेरे लॉयर ने मुझे देखा कि क्या कर रही है, इसको पता भी नहीं कल क्या होने वाला क्या नहीं होगा। मैंने कहा कुछ भी हो आई कांट स्टॉप, थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। इफ यू सेट योर हार्ट ऑन समथिंग यू विल अचीव दैट, you will achieve that. The whole world is there to set their teeth on edge, but don't hesitate to achieve your target, because you should be a little bit mad for your target. You need to be a little bit mad. ठीक है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ, सेट द टेम्स ऑन फायर। ये क्या है भाई? किसी नदी में आग लगता है, द टेम्स, टेम्स बेटा नदी है, नदी पर कोई आग लगता है नहीं ना। कुछ ऐसा करो ना कि अगला भी सोचे यार ये कैसे कर लिया, है ना। एंड विद दैट अचीवमेंट यू विल सेट द टेम्स ऑन फायर। क्यों? क्योंकि उनके लिए आपका पास होना, आपका वो पोस्ट हासिल करना आश्चर्यजनक कार्य होगा। सो लिटरली आई ऑल्सो सेट द टेम्स ऑन फायर। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि 10 साल की जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया है, मैं उसके खिलाफ अकेली, एक दो टीचर मेरे साथ आए थे, क्योंकि सबका कहना था कि यार वो तो बनी बनाई कंपनी है, मैडम का क्या है, कल कहां रहेगी भगवान जाने, चलेगा नहीं चलेगा हमें क्या मतलब है। हम चुपचाप से काम करते रहे। सिर्फ 2-3 गिने चुने टीचर मेरे पास आए थे, उसमें से भी 2-3 में से भी एक दो ने बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग की थी आने के लिए कि हम इतना लेंगे तब आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आया था। So my intention was to set the Thames on fire, and I really worked very hard for that, and I achieved that. I achieved that. ठीक है, जैसे देख लो ना, ऑफलाइन बंद हुआ, 1.5 साल से सारे टीचर्स बेरोजगार हैं। अगेन आई डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन एंड आपने देखा होगा 11 अप्रैल को मैं पहली बार लाइव आई हूं ऑनलाइन में। अदरवाइज उसके पहले रिकॉर्डेड क्लासेस आप देखते होंगे मेरा, कभी कभी इन लोग कुछ काट के डाल देते थे यूट्यूब में, ऐसे ही। ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर। रिमेंबर वन थिंग, लाइफ में आपके माँ आपके फादर को आप देखते होंगे, बहुत ज्यादा उन्होंने भी परिश्रम किया होगा, है ना। और उन लोगों ने आपको पालन पोषण करने के लिए उन्होंने शोल्डर टू शोल्डर काम किया। दे रियली वर्कड वेरी हार्ड, शोल्डर टू शोल्डर, टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड टू रेज यू, है ना, टू अपब्रिंग यू, आपको पालन पोषण करने के लिए, है ना, आजीविका कमाने के लिए। देखते हो कई बार आपके पेरेंट्स दोनों काम करने जाते हैं, आपकी मदर भी जाती है, आपके फादर भी जाते हैं, तो क्या कहोगे? मेरे फादर और मेरे मदर कंधे में कंधा मिला के काम करते हैं, इसका मतलब साथ साथ काम करते हैं, है ना। पहिया एक ही अगर बराबर पे होगा बेटा तभी तो गाड़ी चलेगी ना। इसीलिए हमेशा माँ और बाप दोनों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। दे शुड वॉक शोल्डर टू शोल्डर इन द सोसाइटी। बोलो, समझ में आया? क्लियर? टीजीटी पीजीटी बेटा हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ाएंगे, लिटरेचर नहीं कराते उसमें, ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट कवर्ड है। वो कैब की बुक थोड़ा सा टाइम लेगा बेटा, क्योंकि वो कैब जो मैं लेके आऊंगी उसके बाद कुछ नहीं हो, उसके आगे कुछ नहीं हो। चलो नेक्स्ट आओ, शो वाइट फेदर। एक बात बताओ, आपके फादर बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए पैसा कमाते हैं, है ना, तो उनके सामने आपकी थोड़ी तो घिघी बन जाती है ना,
जब वो ऐसे कड़ी नजर से देखते हैं तो थोड़ा सा डर तो लगता है. सो यू जस्ट शो व्हाइट फेदर बिफोर हिम. Whenever he enters my room, I show white feather. इसका मतलब क्या होता है कि मैं डर जाता हूं, सफेद सा पड़ जाता हूं, है ना. टू शो व्हाइट फेदर, बेटा व्हाइट फ्लैग नहीं है. व्हाइट फ्लैग होता है शांति के लिए जो फ्लैग लहरा दिया जाता है कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें मत मारना. जो आपके आर्मी वगैरह पे देखते हो ना, आर्मी में जहां पे जो लोग सरेंडर करने वाले होते हैं वो करते हैं. यहां पे क्या है बेटा, ये व्हाइट फेदर है, व्हाइट फ्लैग नहीं है. इसका मतलब भयभीत होना, भय प्रदर्शित करना. वेन एवर माई फादर एंटर्स माई रूम आई शो व्हाइट फेदर. इसका मतलब टू शो कावर्डाइज, डरना, है ना. कई बार आप भिड़ जाते हो किसी से लड़की के सामने, और अगर लड़की ना हो देन यू शो व्हाइट फेदर, है ना. तब पीछे हट जाते हो, भाग जाते हो डर के. लड़की के सामने तो जस्ट यू शो योर ब्रेविडो, है ना. ब्रेविडो समझते हो, इसका मतलब झूठा ब्रेवरी. जो झूठ एक ब्रेवरी होती है ना, उसको कहते हैं ब्रेविडो, है ना. गर्ल्स के आगे यू शो ब्रेविडो, एंड जब गर्ल्स नहीं होती है तो यू शो व्हाइट फेदर. ठीक है. सीने डाई. अभी क्या है, आप कह रहे हो मैम कब होगा एसएससी का एग्जाम, कब होगा एसएससी का एग्जाम, कब होगा. अरे यार मुझे क्या पता. जैसे कोविड आया, ऑल द एग्जाम्स वर पोस्टपोन्ड सीने डाई. अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनिटली. आप खत्म होगा सारे वेव्स तो उसके बाद करेगा, है ना. तो क्या है देखो, सीने डाई का मतलब, सीने डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, यानी ऑल द एग्जाम्स पे पोस्टपोन इनडेफिनिटली. सीने डाई यानी अनिश्चित काल के लिए सीने डाई कहते बेटा. ठीक है. आप क्लियर. चलो. हाँ तो सही कह रही बेटा. लड़कियां देख के सामने आप लोग है ना बड़े चौड़े होते हो, और उसके बाद जब लड़की निकल जाती कहते हैं माफ करना भाई, वो भी समझता है ये लड़का है. हमाम में सब नंगे हैं, है ना. सारे लड़कों का दिमाग तो मेंटालिटी सेम होता है, सभी लड़के एक जैसे होते हैं. तो भी कहता हाँ भाई कोई बात नहीं. तो उसके सामने तो यू जस्ट शो ब्रेविडो, और जैसे वो निकलती है यू शो व्हाइट फेदर. ठीक है. चलो. सिट ऑन द फेंस मतलब, अरे यार फेंस मतलब इधर का जो एक है घर और इधर का घर, दोनों के बीच में एक बाड़ा है. फेंस मतलब बाड़ा. अब आप फेंस में बैठ जाओगे तो ना इधर के हो ना इधर के हो, है ना. जब भी डिबेट होता है, सच कहो क्या आप फेंस पे बैठ सकते हो. कभी भी कोई इलेक्शन होता है, क्या आप दोनों को वोट दे सकते हो, दो दो बटन दबा सकते हो. नहीं. जिसको पहले दबाओगे उसी को वोट जाएगा. राइट. इसका मतलब है इन इलेक्शन एंड इन डिबेट, ये दो ऐसी चीजें हैं, यू कैन नॉट सिट ऑन द फेंस. आपको एक पक्ष लेकर ही बात करना पड़ेगा. इलेक्शन में आपको किसी को वोट देना पड़ेगा, आप बीच में है ना नहीं रह सकते हो. आप फेंस के ऊपर बैठने का मतलब ना इधर गए ना इधर गए. देखो क्या मतलब है, किसी का पक्ष नहीं लेना, रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट. इसीलिए इलेक्शन में डिस्प्यूट भी जरूरी नहीं है यार, डिस्प्यूट भी जरूरी नहीं है ना. इधर खाली रिफ्यूज टू टेक साइड. इन एन इलेक्शन एंड इन अ डिबेट यू कैन नॉट सिट ऑन द फेंस. बताओ समझ में आया. बेटा एयरफोर्स का बहुत बढ़िया बैच आ रहा है 28 को, जाके वहां पे बाई करो ना. हाँ. उसमें इंग्लिश मैं लूंगी और आपको एकदम टू द पॉइंट इंग्लिश पढ़ाऊंगी, ज्यादा नहीं, जितना एग्जाम की जरूरत है उतना. ठीक है. और मैथ्स और फिजिक्स के बढ़िया टीचर दूंगे. और मेरा नंबर तो है ही तुम लोग के पास, राइट. 8860333003. कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, है ना. स्लिप ऑफ द टंग मतलब मुंह से निकल जाना. कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गलत बोल देते हो, या आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती, लगता अरे यार कहाँ क्या बोल दिया मैंने. इसलिए मैं हमेशा समझाती हूँ बच्चों को, बेटा फ्रेंड्स के आगे भी गाली मत दो, कहीं पर भी गाली मत. क्योंकि अगर वो आपके जुबान पे बैठ गया ना, योर टंग विल स्लिप एट सम प्लेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. सो कभी ऐसा हुआ कि आपकी जुबान से कुछ निकल गया, तो बाहर आके मैं कहूंगी क्या किया तुमने अंदर, कहोगे मैम स्लिप ऑफ द टंग था, है ना. जब मैं कहूंगी यार तुमने ऐसी बात बोल दी वहां पे, ऐसा लैंग्वेज यूज कर दिया, कैसी बात कर दी तुमने,
कहोगे मैम स्लिप ऑफ द टंग था, यानी अनइंटेंशनली ऐसी बात बोल देना जो आप बोलना नहीं चाहते, टंग स्लिप कर गया, समझ रहे हो, जुबान फिसलना, स्पोकन अनइंटेंशनली। देखो स्लो कोच, कोच कौन होते हैं, रेलगाड़ी का डब्बा होता है ना कोच, है ना, आलसी आदमी, धीरे धीरे जो काम करता है, जो आलसी होता है। देखो आलसी व्यक्ति, अ पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। अगर आप, मैं ये कहूं कि भाई आज मेरे सारे टाइपिस्ट ने क्या क्या टाइप किया मुझे दिखाओ, तो मेरा स्टाफ क्या कहेगा, मैम ये तीनों का काम ये है, एंड ही इज अ स्लो कोच। मतलब ये लोगों ने 10-10 पेज टाइप कर दिए हैं और इससे तो सिर्फ 3 हुआ, तो मैं कहूंगी ही इज अ स्लो कोच, मतलब बहुत धीरे काम करता है। स्लो कोच होता है जो काम तो करता है लेकिन धीरे करता है। स्लो कोच ये बना है उस गाड़ी से, रेलगाड़ी के डब्बे से, जो धीरे 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 चल रहे हैं, तो कहते हैं ही इज अ स्लो कोच। ठीक है, क्लियर। स्मॉल फ्राई, माल्या, नीरव मोदी, है ना, चौकसी, मेहुल चौकसी, सब फरार, सब मजे कर रहे हैं बाहर यार। फंसा कौन, तो पीएनबी के कौन, स्टाफ, ठीक है ना, जो बैंक के मैनेजर थे, बैंक का अकाउंटेंट था, बैंक का कैशियर था, उन लोगों को अंदर कर दिया। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने मेहुल चौकसी को और विजय माल्या को हेल्प किया था। अरे भाई, बैंक के मैनेजर की औकात नहीं होती इतनी, ये कुछ हाई लेवल का ही होता है। नहीं तो हम लोग को तो लोन मिलता ही नहीं, है ना, जब तक आप कुछ नहीं रखोगे कोलैटरल में, अपना जमीन जायदाद घर, तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर उनको मिल गया, तो ये मैनेजर और ये अकाउंटेंट और कैशियर को क्यों पकड़ के रखा है, कहोगे मैम दीज आर स्मॉल फ्राइज, FRIES हो जाएगा फिर तो। द पुलिस कॉट द स्मॉल फ्राई, द बिग फिश आर एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब बेटा भागा हुआ, खुला, है ना, एट लार्ज का मतलब भागा हुआ। द बिग फिश कौन कौन, माल्या हो गया, चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया, आर एट लार्ज। बिग फिश, बेटा छोटी मछली को स्मॉल फ्राई कहते हैं, अब बड़ी मछली को बिग फिश कहते हैं। द बिग फिश आर एट लार्ज, द स्मॉल फ्राई आर इन जेल, है ना, ठीक है, द स्मॉल फ्राइज आर इन जेल। स्मेल अ रैट, अगर बोलेंगे कि भाई एक बात बताओ, क्या इन लोगों को कुछ भी भनक नहीं लगा था कि इतना बड़ा बड़ा उन लोगों को मिल रहा था लोन, क्या किसी को भनक नहीं लगा, तो क्या कहोगे मैम, मेनी ऑफ द बैंक ऑफिसर्स स्मेल्ट अ रैट but they could not do anything because the high level officers were involved. Many of the small officers, like the accountants, like the cashiers, they smelt a rat, मतलब कुछ तो दाल में काला है, उनको पता चल गया था। But the small fries were in the bank, the big fish were at the higher level, यानी कि जो हायर लेवल पे थे वो बिग फिश थे। आया समझ में, स्मॉल फ्राई को पकड़ लिया गया, हालांकि ये स्मॉल फ्राई थे जिन्होंने स्मेल किया था रैट को, यानी टू सस्पेक्ट दैट समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन। नेक्स्ट आओ, स्मूथ सेलिंग, मतलब आराम से काम चल रहा था। जब तक ये स्मॉल फ्राई एंड बिग फिश मिल के पैसे बंदर बांट कर रहे थे, है ना, तब तक इनकी स्मूथ सेलिंग थी। सो विजय माल्या, नीरव मोदी, चौकसी had a smooth sailing in most of the banks, मतलब easy progress। स्मूथ सेलिंग मतलब आराम से, सेल मतलब क्या होता है यार, नाव जो आप चलाते हो, शिप जो सेल करता है ना, तो स्मूथ सेलिंग मतलब किसी तरह का भी हिचकोला नहीं आ रहा है, किसी तरह का तूफान नहीं आ रहा, अच्छे से आराम से चल रहे हैं। दे हैड स्मूथ सेलिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स, है ना, बिकॉज दे वर हैंड इन ग्लव्स, याद है ना, दोनों के बीच में सांठगांठ होना, हैंड इन ग्लव्स विद द बिग फिश एंड इवन द स्मॉल फ्राइज, छोटे हो या बड़े हो, सबके साथ उनका अच्छा बंदरबाट था। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, देखो क्लियर। बेटा ये खत्म कर दूंगी, उसके बाद नरेशन शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो एक चीज है, जो चैप्टर मैं शुरू कर दूंगी उसके बीच में कहोगे मैम इसको छोड़ के कोई और कर दीजिए, मैं नहीं करा सकती। एंड वॉल्यूम 1 जो मैं जैसे करा रही हूं, मैंने 3 चैप्टर ग्रामर का कराया, तो एक वो कैप का उठाया, अब वो कैप बीच में तो छोड़ूंगी नहीं, तो
इसीलिए इट्स योर विश। और ध्यान रखना बहुत जल्दी ही ये सारे जो क्लासेस है ये बिल्कुल हाइड हो जाएंगे विद इन 1 और 1.5 मंथ्स। इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको शेयर करो और इसको देख के खत्म कर दो। बाद में मत कहना कि मैम 22 नंबर ये क्लास तो है, फिर 23, 24, 25 से लेके 30 तक कुछ है ही नहीं, वो सारे हाइड हो जाएंगे। ध्यान रखना फ्री पढ़ा रही हूं इसका मतलब नहीं कि फ्री जन्मजात रहेगा, ये क्यूआर कोड में पेड बैच में कन्वर्ट होने वाला है, ध्यान रहो अच्छे से। नेक्स्ट आओ, ये कंपल्सरी इंग्लिश में बेटा मैं आपको एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, उसके बाद आपको एडिटोरियल कराती हूं और पिक्चर रीडिंग कराती हूं। ये डिफेंस से लेकर एसएससी, सीजीएल, टियर 3 तक, असिस्टेंट कमांडेंट और खासकर यूपीएससी कंपल्सरी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जुडिशियरी वालों का ट्रांसलेशन आता है, याद रखना बेटा मैं ट्रांसलेशन बहुत कराऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच हो जाता है। फिर ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का बैच। नेक्स्ट आओ, स्नेक इन द ग्रास। बेटा आपके देश में इतने लोग हैं जो इतने करप्शन कर रहे हैं, ये जो तीनों का नाम ले रही हूं मैं वो है क्या? स्नेक इन द ग्रास ही तो है। आपके देश के अंदर छुपे हुए थे, आपकी इकोनॉमी को खोखला कर रहे थे। भाई ठीक है, आप बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी सोल्जर्स को देख सकते हो, उधर से आके घुसपैठ करने वाले को देखते हो, कहते हो वो हमारा दुश्मन है। जो आपके घर के अंदर छिपे हुए हैं वो कौन है? घास के नीचे जैसे स्नेक होता है, नहीं दिखता है, पैर पड़ता है कट से काट लेता है, वहीं मर जाते हैं लोग, है ना? वो क्या है? स्नेक इन द ग्रास है। ये तीनों को तो सही मिला कि यहां फांसी पर लटका देना चाहिए, बिकॉज दे हैव रियली डैमेज्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दे आर द स्नेक इन द ग्रास, ठीक है? और याद रखना, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल इंडिया सेट कर दिया तो जितने भी लोग करप्शन करते हैं, जितने भी करप्ट लोग हैं, दे विल शेक इन द शूज, थर थर कांपेंगे। शेक इन द शूज का मतलब होता है पैर कांप रहे हैं, डर के मारे तो कांपेंगे ना। सो इफ इंडिया सेट्स एनी सच एग्जाम्पल, द करप्ट ऑफिसर्स एंड करप्ट बिजनेसमैन विल शेक इन द शूज। ठीक है बेटा, लाइव ही होता है, याद रखना। राहुल बेटा बात क्या है ना, जैसे 3999 की बात कर रहे हो बेटा, स्पोकन तो 4-4.5 महीना चलेगा, ये याद रखना। कंपल्सरी इंग्लिश आपका चलेगा करीबन 5 महीना हो गया। फिर हम दूसरा बैच में जब नया ऐसे लेकर आएंगे, नया प्रेसी लेके आएंगे, तो आपके बैच को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर किसी और बैच में भी नया ऐसे, नया प्रेसी या नया पिक्चर रीडिंग होगा तो आपके बैच को कनेक्ट करेंगे। हर बैच में मैं नया ऐसे कराती हूं बेटा, क्योंकि पुराना ऐसे जो करा दिया एक बार, वो मेरे वॉल्यूम 3 में ऐड हो जाता है। तो वो पुराना ऐसे तो वॉल्यूम 3 में ऐड होता जा रहा है, वीडियो आपका ऐड होता जा रहा है। तो फिर लाइव क्लास में क्या आएगा? फिर कभी आपका तो साल भर वैलिडिटी रहेगा, कभी शायद 8 महीने के बाद खोल के देखोगे फिर से मैम ने 3 ऐसे और 2 लेटर करा दिया, वो फिर एडेड है। तो ऐसे करके आपका जब साल भर तक आपके पास वो रहता है वैलिडिटी, साल भर तक जितने भी नए बैचेस आते जाएंगे, सब में नया ऐसे होगा, सब में नया कॉम्प्रीहेंशन होगा, सब में नया लेटर होगा, और वो सब आपके बैच में लाइव होता रहेगा फॉर 1 ईयर। उसके बाद खत्म, ठीक है? नेक्स्ट आओ, सो द ड्रैगन्स टीथ। बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसे लोगों को भागने का मौका दे देते हैं। मैं आपको एक ही एग्जाम्पल पे चल रही हूं, देखो मैंने क्या